बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से यूएसए का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और इसके बारे में कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। वो लोग जो पाकिस्तान से एज़ अ टूरिस्ट यूएसए का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आम तौर पे इसको B1 और B2 विज़िट वीज़ा कहा जाता है। ये कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अगर आप किसी कंसल्टेंट से सर्विसेज लेते हैं तो वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं और उस फ़ीस के बदले में वो आपको कौन सी सर्विसेज फ़राहम करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को इस तरह से मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि इसमें सवालात होंगे और उस सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। तो तकरीबन 20 सवालात मैंने जो है वो नोट यहाँ कर लिए हैं नोटबुक में, यानी 20 क्वेश्चंस होंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियो है और सवालात पर मबनी है। सवाल मैं यहाँ से इसको स्टडी करूँगा, सवाल को रीड करूँगा और फिर आपको उसका जवाब दूँगा। ये वो सवालात हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक तो ये वीडियो का बेनिफिट होगा कि आपको सवाल और जवाब की सूरत में ये कंटेंट मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत दोस्तों ने वीडियोस बना के अपलोड की हैं और बहुत अच्छी मालूमात उन्होंने शेयर की है, लेकिन सवालात और जवाबात पर मबनी कोई वीडियो मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। 030540511144 030540511144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपने ऑडियो कॉल्स नहीं करनी, बल्कि अपना नाम और अपना पैगाम आपने लिखकर व्हाट्सएप करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। ठीक हो गया जी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यूएस विज़िट वीज़ा की फ़ाइल को प्रिपेयर करें, आपका केस तैयार करें और आपके बिहाफ पे उसको फ़ाइल करें, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको बता दिए जाएंगे और जो हमारी वीज़ा फ़ाइलिंग सर्विसेज फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस है, सर्विस चार्जेज़ हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप पर बता दिए जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इस वीडियो का दौरानिया थोड़ा तवील हो सकता है, तो आराम से इत्मीनान से इस वीडियो को देखें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ दें। जब आपके पास टाइम हो, तसल्ली से इत्मीनान से इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात रह जाए जो मैंने इसमें कवर ना की हो और आपको इंशाअल्लाह ताला जो है मज़ीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपके ख़दशात हैं, जो आपके सवालात हैं, वो मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में कवर कर दूँगा। तो पहला सवाल ये है कि यूएसए का स्टिकर वीज़ा होता है या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से फ़िलहाल अभी तक स्टिकर वीज़ा होता है, ई वीज़ा नहीं होता। यानी स्टिकर वीज़ा होगा जो आपके पासपोर्ट पर एम्बेसी पेस्ट करती है, स्टिकर की सूरत में लगाती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये ऑनलाइन अप्लाई होता है या इसके लिए हमें जेरीज़ VFS ऑफ़िस जाना होगा। आप लोग जानते हैं कि एक इदारा है VFS, वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि एक थर्ड पार्टी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका एग्रीमेंट है मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के साथ, कॉन्सुलेट्स के साथ। वो उन कंट्रीज़ के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और बायोमेट्रिक करते हैं। लेकिन यूएसए के केस में आपको जेरीज़ में नहीं जाना, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने यूएस एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना है। और इसमें जो प्रोसेसिंग होती है, वो आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो ऑनलाइन बनेगा और सबमिशन जो होगी वो आपने इंटरव्यू के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको बायोमेट्रिक के लिए या सबमिशन के लिए जेरीज़ ऑफ़िस नहीं जाना। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसकी बायोमेट्रिक के लिए जेरीज़ जाना होगा। तो अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आपको VFS वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर जेरीज़ ऑफ़िस में नहीं जाना। ठीक है जी। यूएस का जो डिपार्टमेंट है उसको एम्बेसी डायरेक्ट ख़ुद डील करती है।
नंबर 4 पे सवाल ये किया जाता है कि ऑनलाइन डाटा कैसे फ़ाइल करेंगे। इसके लिए एक फ़ॉर्म तैयार होता है जिसको DS-160 फ़ॉर्म कहते हैं। उर्फ़ आम में इसको DS-160 B1 B2 फ़ॉर्म भी कहा जाता है। ये एक फ़ॉर्म होता है जो कि काफ़ी लेंथी होता है। इसमें हर चीज़ आपसे पूछी जाती है, आपके बारे में, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स के लिंक्स पूछे जाते हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, कोई जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तालीम कितनी है, और ये सारी चीज़ें आपसे एक फ़ॉर्म में मांगी जाती हैं। इसको कहते हैं DS-160 फॉर्म, जो आपने फिल करना होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा था कि फैमिली के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। बाज़ औक़ात लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों अप्लाई करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात लोग हस्बैंड, वाइफ और साथ में बच्चे भी होते हैं, तो वो फैमिली में अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी फैमिली होती है। बाज़ औक़ात लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कैसे अप्लाई होगा? याद रखें कि एक बंदे के लिए एक फ़ॉर्म होगा DS-160। अगर आप 2 लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, तो हस्बैंड का फ़ॉर्म अलग होगा और वाइफ़ का फ़ॉर्म अलग होगा। दोनों के फ़ॉर्म अलग अलग फ़िल किए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके साथ बच्चे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, गोद वाला बच्चा है, चाइल्ड है, लेस दैन 18 ईयर्स है, तो सबके फ़ॉर्म आपने भरने हैं। पेरेंट्स भी साथ जा रहे हैं तो वालिद और वालदा का फ़ॉर्म भी अलग अलग भरना है। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में आपने तमाम लोगों का डाटा जो है वो डाल दिया। वो ये ज़रूर पूछेंगे आपसे कि इस सफ़र में आपके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपको बताना होगा कि इस सफ़र में मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप सफ़र कर रहे हैं या नहीं। तो जो आपको कंपनी दे रहे हैं वो आपने हर फॉर्म में तमाम लोगों का ज़िक्र ज़रूर करना है, लेकिन तमाम लोगों का फॉर्म अलग अलग बनेगा। DS-160 फॉर्म सबका बनेगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी लोगों को कि शायद एक ही फॉर्म के अंदर तमाम फैमिली का डाटा फीड करना है। ऐसा नहीं है, हर बंदे का फॉर्म अलग होगा। और बैंक में चालान भी आपने जमा करना है। चालान जनरेट करते वक्त आप मल्टीपल फॉर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ का, बच्चों का, पेरेंट्स का, तमाम लोगों का मिला के जो बैंक का जो चालान वाउचर है उसको आप बेशक जो है वो इकट्ठा पे कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अलग अलग भी पे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आप तमाम लोगों का DS-160 फॉर्म फिलअप कर लेंगे और जब आप वाउचर चालान जनरेट करेंगे जो आपने बैंक में पे करना है, उस वक्त तो आपसे पूछता है कि जितने लोगों का फॉर्म आपने जनरेट किया है उनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे डालें और उसका चालान जो है वो जनरेट कर लें। तो आप एक चालान के थ्रू मल्टीपल जो है वो पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग पेमेंट भी कर सकते हैं। और ये अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो शेड्यूलिंग की जाती है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर एक आदमी है तो उसका एक फॉर्म होगा, अगर फैमिली में 3, 4, 5 लोग हैं तो सबका DS-160 फॉर्म अलग अलग होगा। सिर्फ पेमेंट के लिए ये सहूलत होती है कि जब आप पेमेंट का वाउचर जनरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी तमाम फैमिली मेम्बरान के जितने भी मेंबर्स हैं उनके आप जितने भी DS-160 फॉर्म हैं उन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके लिए एक सवाल ये भी था कि वीज़ा की ड्यूरेशन कितनी होती है। फ़र्ज़ करें कि आपको वीज़ा मिल जाता है तो ये कितने पीरियड का वीज़ा होता है। ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। कोशिश करें कि पासपोर्ट आपका वैलिड हो। अगर 10 साल का बना हुआ है तो वो भी ठीक है, 5 साल का बना हुआ है वो भी ठीक है, और अगर उसमें कुछ एक्सपायरी की डेट करीब है तो कम से कम भी 6 से 8 महीने जो है वो आपका पासपोर्ट बाकी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी एक्सपायरी आ जाती है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो और आपका वीज़ा लगा हुआ है, वीज़ा आपको 5 साल का ही मिलेगा। पासपोर्ट आपका 10 साल का बना हो, 5 साल का बना हो, 4 साल बाकी हो, 3 साल बाकी हो, 1 साल बाकी हो, वीज़ा जब मिलेगा 5 साल का मिलेगा। पासपोर्ट ख़त्म हो गया तो नया पासपोर्ट बना लें, उस पर आपका ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आपका जो एक ट्रैवल है वो प्रीवियस पासपोर्ट पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब उसमें एक ये भी सवाल है कि जी इसकी फ़ीस कितनी है, वीज़ा की जो फ़ीस है वो कितनी है। अब फ़ीस जो है वो डॉलर के हिसाब से अप एंड डाउन होती है।
आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी $185 फ़ीस है, वो तकरीबन राउंड अबाउट पाकिस्तानी 60,000 रुपये बनते हैं कमो बेश। ये कल को ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो फ़ीस जो है वो आपने चेक कर लेनी है। ये बाकी जो चीज़ें हैं वो आप हो सकता है वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 साल के बाद देख रहे हो, तो फ़ीस जो है वो आपने चेक कर लेनी है कि आजकल क्या फ़ीस चल रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो इसकी फ़ीस है पाकिस्तानी 60,000 रुपये, और डॉलर में ये $185 है। ये नॉन रिफंडेबल होती है, जो आपने पे करनी होती है अलाइड बैंक में। अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ीस का आप एडवांस में अदा करना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पहले हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और बाद में फ़ीस जमा करवा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, 8वां सवाल ये है कि कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस मार्केट में लोग कितने चार्ज करते हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखें कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको किसी ट्रैवल एजेंट की, किसी ट्रैवल कंसल्टेंट की, किसी वीज़ा कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, अपना DS 160 फॉर्म खुद भरो, उसके बाद CGI फोर्स पे जाके अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो, अपने फॉर्म की इन्फॉर्मेशन डालो, और जो फ़ीस का वाउचर है वो चालान डाउनलोड करो, अलाइड बैंक में जाकर उसको जमा करवा दो। उसके बाद आके जो फ़र्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट है उसको कंफर्म कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए तो आप अपने इलाके में, अपने शहर में या अपने करीबी शहर में किसी अच्छे और ऐसे बंदे को तलाश करें जो प्रोफेशनल हो, जो रेगुलर ये काम करता हो। कोई ऐसा बंदा ना हो जो आपकी फ़ाइल पर तजर्बा करे, ठीक है। कोई ट्रैवल एजेंट देख लो, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट देख लो जो आपके इलाके में हो या आपके करीबी इलाके में हो, और उनकी सर्विसेज आप हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें 0305405144, 0305405144। तो हम आपको बता देंगे कि हमारे सर्विस चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, वीज़ा प्रोसेसिंग, फाइलिंग, इसके हम क्या चार्ज करते हैं। मार्केट में इस वक्त इसके जो चार्जेस हैं वो 35,000 से स्टार्ट होके और 60-70,000 तक जाते हैं। कोई 35,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है। जिसका जितना बड़ा सेटअप होगा उसके उतने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ की सैलरीज़, ऑफिस का रेंट निकालना और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है। और अगर वो आउटसोर्सिंग करते हैं डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाने के लिए तो डेफिनेटली एक बड़ी अमाउंट जो है वो कंसल्टेंट आगे पे करता है। लेकिन अब इन केस ऑफ अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो अपने हाथ से करनी होती है, हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फील्ड में जो है वो एक नाम रखते हैं और प्रोफेशनल्स हैं हम लोग। हम आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हमें कोई भी सर्विस आउटसोर्स नहीं करनी, हमने अपने हाथ से ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपकी असेसमेंट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना है, आपकी फ़ाइल तैयार करनी है। मार्केट में जो कुछ एजेंट्स या कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं वो कुछ आपको लो प्राइस में भी मिल जाएंगे। हो सकता है कोई 30,000 में राज़ी हो जाए आपकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। अब मसला ये नहीं है कि 30,000 वाला बेहतर है या 40,000 वाला बेहतर है। देखना ये है कि वो कितना प्रोफेशनल है, उसकी गुफ्तगू कैसी है, वो फाइलिंग कैसे करता है, क्या उसने कभी ये काम किया है पहले या नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक आदमी आपको कहता है कि यार मुझे आप 5,000 रुपये दें और मैं आपकी पूरी फाइलिंग कर देता हूँ, और एक बंदा कहता है मैं आपसे 50,000 लूँगा, तो एक 5,000 वाला और एक 50,000 वाला इसमें फ़र्क होगा। तो इस चीज़ का आपने जो है वो बड़ा ख्याल करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने अपना काम खुद करना है, DS 160 फॉर्म आपने खुद भरना है, ठीक है। और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अदरवाइज़ फिर आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हो सकता है आप कुछ मिस्टेक्स कर दें, स्पेलिंग की मिस्टेक कर दें, आप एड्रेस गलत डाल दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा टेक्निकल और लेंथी फॉर्म है, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे उर्दू में एक जो है वो एक वर्ड है, लाइक हम कहते हैं जी महरम। अब वो महरम जो है अगर एक छोटा सा डॉट लग जाए तो वो मुजरिम भी बन सकता है। तो मुजरिम और महरम में जो है वो जो बेसिकली बुनियादी फ़र्क है वो एक डॉट का है, नुक्ते का है। तो जो प्रोफेशनल होगा, अच्छा कंसल्टेंट होगा, वो आपकी पहले असेसमेंट करेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहले अपने इलाके में देखें, अगर कोई काबिल आदमी मिल जाता है तो उससे सर्विसेज ले लें, और अगर कोई बंदा आपको नहीं मिलता तो
आप हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, व्हाट्सएप पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, फिर हम आपकी असेसमेंट करेंगे और उसके बाद आपका काम स्टार्ट कर देंगे। आप कहीं भी हों, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हों, ऑनलाइन आपको घर बैठे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, 9 नंबर पर सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ करने हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, ट्रैवल हिस्ट्री है, एफआरसी, एमआरसी, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। DS 160 फॉर्म में तमाम डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, अपलोड आपने कुछ भी नहीं करना। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं। पूरी वीडियो देखनी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बड़े आराम से और इत्मीनान से ये वीडियो देखें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा सबसे आखिर में। अच्छा जी, उसके बाद एक सवाल है जी, सवाल नंबर 10 कि पहला स्टेप क्या होगा, शुरू कहाँ से करें। पहला स्टेप ये है कि आपने DS 160 फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने CGI फोर्स पे अकाउंट बना के साइन अप करना है, लॉगिन करना है और बैंक में चलान पे करने के लिए वाउचर जनरेट करना है। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं जी DS 160 फॉर्म को मुकम्मल फिल करना ज़रूरी है या उसको अधूरा भी छोड़ सकते हैं। अब मसला ये है कि हमें पता नहीं है कि अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 8 महीने बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी। तो DS 160 फॉर्म को क्या हम पूरा फिलअप कर दें या उसके 2-3 पेजेस हम जो है वो सेव कर लें। देखें, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है। US की अपॉइंटमेंट जो है वो विदिन 4 to 5 मंथ्स आपको मिल जाएगी। तो पहले बड़ा मसला था, 1 साल के बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, 1.5 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिल रही थी। अब यह है कि सहूलत है। अब आपका जो आप कह लीजिए कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो विदिन 4 to 5 मंथ्स जो है वो आपको मिल जाएगा। US एम्बेसी ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और अब जो है वो एम्बेसी ऑटोमेटिक रीशेड्यूल भी कर रही है, रीस्केड्यूलिंग भी कर रही है। जिनकी साल बाद अपॉइंटमेंट्स थी उनको विदिन 2-3 मंथ्स अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि पहली अपॉइंटमेंट जो है वो आप अपनी पसंद की नहीं ले सकते। पहली अपॉइंटमेंट तो वही लेनी होगी जो आपको सिस्टम बता रहा है। वो 8 महीने बाद की मिले, 12 महीने बाद की मिले, वो तो आपने लेनी है। उसके बाद आप 3 मरतबा रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसको हर घंटे बाद या हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद देखें। अगर आपको कोई पीछे की डेट की अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसको रीशेड्यूल कर लें। फिर उसके बाद दोबारा चेक करते रहें। अगर उससे पिछली मिलती है तो उससे भी आप पहले की अपॉइंटमेंट रीबुक कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि वो जो DS 160 फॉर्म है, क्या उसको पूरा भरना है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा इंटरव्यू कब होगा, साल बाद होगा, 8 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, कब होगा, ये हमें पता नहीं चल रहा। इसका तरीकाकार ये है कि आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं DS 160 तो आप उसमें 6 महीने 8 महीने के बाद का कोई प्लान डाल दीजिए और अगर आप चाहें तो उसके पहले 2 या 3 पेजेस सेव कर लें और अगर आप चाहें उसको मुकम्मल फिल कर लें। अपॉइंटमेंट जब आपने लेनी है, चलान डाउनलोड करना है, वाउचर लेना है, तो उसमें वो नंबर एप्लीकेशन का काम आएगा। फ़र्ज़ करें कि आपको अपॉइंटमेंट मिलती है 8 महीने की बाद, तो आपने जो अपना ट्रैवल प्लान दिया है उसके अंदर वो 8 महीने बाद का दिया होगा। फिर बाद में आपको वो अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल करना पड़ा और अब आपकी अपॉइंटमेंट 8 महीने बाद नहीं है बल्कि 3 महीने बाद है। तो वो जो DS 160 है वो जो आपने पहले बनाया था तो वो तो चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, जो आपने DS 160 फॉर्म बना दिया, उसको सेव कर दिया, मुकम्मल कर दिया, A to Z उसको फाइनल कर दिया, अब वो चेंज नहीं होगा। अब आपका वो नया DS 160 बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अपॉइंटमेंट आई है वो तो पहले वाले फॉर्म पे आई है, अब क्या करेंगे। तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि जब आप CGI अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उधर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले वाले DS 160 फॉर्म को मिटा देना है और नया फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसका नंबर वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने US एम्बेसी में कॉल करके हेल्पलाइन पे अपना जो CGI रेफरेंस नंबर है वो बताना है और जो नया DS 160 फॉर्म है वो बताना है, तो वो उसको अपडेट कर देंगे। इसके बारे में मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। और अगर आप चाहें तो DS 160 फॉर्म को पूरा फिल ना करें, उसके शुरू वाले जो 2-3 पेजेस हैं वो सेव कर लें और उसके बाद एप्लीकेशन का नंबर नोट कर लें, चलान डाउनलोड करें, बैंक में जाएं, जमा करा दें और आके जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करें। याद रखें कि जो फॉर्म पूरा मुकम्मल हो जाता है, A to Z सेव हो जाता है, वो फिर एक्सपायर नहीं होता जब तक कि आपका इंटरव्यू ना हो जाए।
इंटरव्यू की डेट तक वो वैलिड रहता है। अगर आपने फॉर्म को अधूरा सेव किया है, 2, 3, 4 सफ़े बनाए, सेव कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन को पूरा फाइल नहीं किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो वो जो इनकम्प्लीट, आधा अधूरा इनकम्प्लीट जो आपका DS-160 फॉर्म है, वो 14 दिन बाद या 15 दिन बाद या मैक्सिमम 1 महीने के बाद खुद ब खुद सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा से सुन लें, सवाल ये किया गया था कि इनकम्प्लीट फॉर्म का क्या होगा। पहला स्टेप तो मैंने बताया कि DS-160 फॉर्म आप मुकम्मल ही कर लें तो बेहतर है, उसको एंड तक मुकम्मल कर लें, उसमें पूरा ट्रैवल प्लान दे दें अपना। 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद का कोई भी प्लान उसमें बना के फ़ाइनल कर दें। फिर चालान डाउनलोड करें, वोचर जनरेट करें, बैंक में पे करें, अपॉइंटमेंट लें। अब आपने जो ट्रैवल प्लान दिया था वो दिया था 12 महीने बाद का, आपको डेट मिल गई 4 महीने बाद, तो अब क्या होगा? अब आपने एक नया DS-160 फॉर्म भरना है और प्रोफाइल में जाके पुराने वाले को डिलीट कर देना है, नए वाले को वहाँ पे सेव कर देना है और एम्बेसी में कॉल करके CGI रेफरेंस नंबर बताकर और नया DS-160 नंबर बताकर अपडेट करवा लेना है। ठीक है, अगर आपने DS-160 फॉर्म को मुकम्मल किया ही नहीं, अधूरा छोड़ दिया था, तो वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा सिस्टम से। 14 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद वो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको नया फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि क्या DS-160 फॉर्म जब हम नया फिल करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि इसका ये वाला फॉर्म है, पुराने वाले के साथ क्या होगा? देखो, पुराने वाले की तो छुट्टी हो गई। जब आपने नया फॉर्म भरना है, आप चाहे तो 2, 4, 5, 6, 10 जितने DS-160 फॉर्म भरने हैं वो आप बना लें। बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, पासपोर्ट का नंबर गलत लिखा गया, ट्रैवल प्लान गलत दे दिया आपने, कोई और मिस्टेक कर दी, तो वो जो पहले वाला फॉर्म है जो आपने मुकम्मल कर लिया वो तो चेंज हो नहीं सकता। लेकिन जो अधूरा फॉर्म होता है, इनकम्प्लीट फॉर्म होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो सेव तो हुआ नहीं है, अभी तक मुकम्मल तो हुआ नहीं है। तो जो इनकम्प्लीट DS-160 फॉर्म होता है उसको रिट्रीव किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मरतबा वो सेव हो गया, मुकम्मल हो गया, फ़ाइनल हो गया, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। फिर आपको नया DS-160 फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल में जाके पुराने वाले को ख़त्म कर दें और नया DS-160 एप्लीकेशन नंबर वहाँ लिखें और एम्बेसी में कॉल करके अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, CGI रेफरेंस बताएं और अपना जो पुराना आपका जो DS-160 फॉर्म था उसको रिमूव कर दें और नया वाला उनको बता दें, तो वो अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक ये है कि DS-160 फॉर्म का चालान भी आ गया, इनकम्प्लीट भी हो गया। अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कैसे करेंगे? देखिए, अपॉइंटमेंट का सवाल ये है कि पहली अपॉइंटमेंट तो वही आपने लेनी है जो एम्बेसी आपको दे रही है, चाहे वो 4 महीने बाद की है, चाहे वो 6 महीने बाद की है, चाहे वो 12 महीने बाद की है। तो पहली अपॉइंटमेंट तो वो आपने उठा लेनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि एम्बेसी खुद भी उसको रीशेड्यूल कर देती है। आपको ईमेल आ जाएगा कि जी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल कर दिया गया। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका अपॉइंटमेंट था सितंबर में, उसको एम्बेसी ने खुद ब खुद रीशेड्यूल करके जनवरी में कर दिया और एक ईमेल आ गया कि हमने आपकी अपॉइंटमेंट को सितंबर से उठा के जनवरी में कर दिया है, लिहाजा आप जनवरी में आके जो है वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करें। और आप ख़ुद भी चेक करें, हम बार बार चेक कर रहे हैं कि जनवरी से भी पहले की हमें कोई डेट अगर मिल गई तो हम उसको रीशेड्यूल कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद ये कि इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू में वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, आप बैंक स्टेटमेंट आपकी मांगी जा सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं, FRC, MRC, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं, बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जाएं, अपनी टैक्स रिटर्न साथ लेके जाएं, ओरिजिनल पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये तमाम चीज़ें आपने लेके जानी है। और DS-160 फॉर्म उनके पास पहले से मौजूद होता है क्योंकि वो सिस्टम में सेव होता है, उसकी एक कॉपी आपने साथ लेके जानी है ताकि आपको याद हो कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा था। याद रखें कि इंटरव्यू में आपने एक एक चीज़ उसकी याद रखनी है जो आपने फॉर्म में दी हुई है। और बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं होता क्योंकि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट होती है तो लोग भूल जाते हैं कि हमने फॉर्म में क्या लिखा था। होटल का नाम आपको याद होना चाहिए, ट्रैवल डेट्स याद होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि आप कब जाना चाहते हैं, तो आपने जो DS-160 फॉर्म में डेट्स डाली हैं वही आपकी एग्जैक्ट डेट्स होनी चाहिए। कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं, किस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, US में कहाँ कहाँ पे आप सैर व तफरी करेंगे, कौन कौन सी लोकेशंस आप देखेंगे। DS-160 फॉर्म उनके पास होता है आपका, उस पर आपने वो चीज़ें लिखी होती हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स देने होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑप्शनल हैं, जिनके हैं वो उनको देना चाहिए, जिनके नहीं हैं वो बेशक ना दें।
एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि DS-160 फॉर्म में क्या लिखा है, वो टैली करते हैं। अगर आपका जवाब अलग होगा, वहाँ पे कुछ और होगा, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। इसके अलावा एक सवाल ये कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है या फ्रेश पासपोर्ट पर हम चले जाएं। देखें, अब ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये मैटर करती है। अगर आप दुनिया में कहीं भी नहीं गए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ये टेक्निकल हो सकता है और आपको रिफ्यूज़ल दिया जा सकता है, क्योंकि देखें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपने कभी पाकिस्तान से बाहर का सफ़र किया है, आपने इमिग्रेशन देखी है, एयरपोर्ट देखा है, आपने किसी कंट्री में गए हैं आप और वहाँ से वापस आए हैं, तो बहुत ही कुछ रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। वो फिर आपकी होम टाइज़ बड़ी स्ट्रांग होती हैं, आपका बिज़नेस बड़ा स्ट्रांग होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है, तो उनको लगता है कि यार ये बंदा वहाँ जाके क्या करेगा, इसका तो सब कुछ पाकिस्तान में है, तो ये वापस आ जाएगा। तो बहरहाल ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये टोटल 20 सवालात हैं जिनमें से मैंने कुछ कवर कर लिए हैं। अच्छा, फॉर्म को कैसे अपडेट करेंगे, मैंने अभी आपको पहले भी जिक्र किया था। अगर आपने फॉर्म पहले बना लिया है, फॉर्म आपने सेव कर लिया है, अब उसमें कोई गलती हो गई, कोई नाम की गलती, पासपोर्ट की गलती, ट्रैवल की गलती, होटल की गलती, कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, अब क्या होगा, उस फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एक नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फिर अपने CGI अकाउंट की प्रोफाइल में जाके पुराने वाले को ख़त्म कर दें और नया DS-160 एप्लीकेशन वहाँ पे अपडेट कर दें। ठीक है जी, और फिर कॉल करके उसको अपडेट करवा लें, कि उसको एसोसिएट करवा लें अपने CGI रेफरेंस से, तो उसके बाद फिर आपने जनरेट करनी है अपनी अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा था कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फ़ीस वापस मिल जाती है। इसकी फ़ीस वापस नहीं मिलती, नॉन रिफंडेबल होती है। कंसल्टेंट के जो चार्जेस हैं वो भी नॉन रिफंडेबल हैं और जो आपने अलाइड बैंक में फ़ीस जमा करवाई है वो भी नॉन रिफंडेबल है। वीज़ा की रेशो क्या है जी, ये बड़ा कॉमन सवाल है कि वीज़ा की रेशो बताएं। वीज़ा रेशो डिपेंड करता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे तो वीज़ा ऑफिसर इस बात का इत्मीनान रखेगा कि मुल्क की हालात ठीक हैं, लोग सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं तो ये वापस आ जाएंगे। अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो उसको ये डाउट होगा कि ये बंदे इसलिए जा रहे हैं कि ये वहाँ जाके छुप छुपा के काम करेंगे और ये वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे तो वीज़ा अप्रूवल रेशो 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90% तक जाएगा। पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो ये रिवर्स होगा, 90%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30 नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बड़ा इम्पैक्ट करती है। सिर्फ US की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी दुनिया में यही कानून है कि अगर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है तो आपकी वीज़ा अप्रूवल रेशो अच्छी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तकरीबन कोई जो है वो 18 सवाल हो गए। एक सवाल ये था कि डन बेस पर वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन डन बेस में क्या होता है कि जो एजेंट होता है या कंसल्टेंट होता है वो अपनी जेब से आपकी वीज़ा की फ़ीस अदा कर रहा होता है, और अगर वीज़ा नहीं लगता तो वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर वीज़ा लग जाए तो वो आपसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए मांगना शुरू करता है। इसका नुकसान ये है कि खुदा न खास्ता कोई फेक डॉक्यूमेंट उसने बना के लगा दिया या कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसने आपकी डाल दी तो आप जो है वो 5 से 10 साल के लिए बैन हो सकते हैं और लाइफ टाइम भी बैन हो सकते हैं। तो खुदारा डन बेस के चक्कर में ना पड़ें, अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को मेंटेन करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपना बिज़नेस शो करें, होम टाइज़ शो करें, बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है उसको मजबूत करें, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। और आखिरी सवाल है, ये 20वां सवाल है, मैंने 20 सवाल जो है वो लिखे थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है और सुनना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ये जो है ना मेन चीज़ है। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता उनको। ये भी मैं आपको कवर कराता हूँ। एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305-405-1144, 0305-405-1144। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए USA का DS-160 फॉर्म फिलअप करें और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको तैयार करके दें और उसके बाद आप अपना जो है वो चालान जमा करवाएं और आपके लिए जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर ली जाए और आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स हम बना के दें तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। पहले कोशिश करें, पढ़े लिखे हैं तो ख़ुद करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने इलाके में किसी ऐसे शख्स को देखें जो ईमानदार हो और प्रोफेशनल हो। अगर नहीं मिलता तो देन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा सारी चीज़ों को करने में। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैं बताने लगा हूँ ये आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए।
इसके अलावा जो है आपकी एक पिक्चर भी चाहिए होगी, उसका डायमेंशन साइज़ होता है उसका कुछ वाइट बैकग्राउंड में, और आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई हो जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपको आपके फिर बाकी फाइनेंशियल्स और बाकी जो होम टाइज़ हैं वो कैसे हैं। ठीक है जी। तो शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल हो गया आपका, और एफआरसी बाय बर्थ नादरा से निकलता है, एफआरसी बाय बर्थ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें तमाम बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये जो पेपर है ये आपके होम टाइज़ को बताएगा कि आपके पाकिस्तान में रिलेटिव हैं, आप अकेले नहीं हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं और आप वापस आएंगे। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका कंप्यूटराइज निकाहनामा, उसे कहते हैं एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूनियन कौंसिल से निकलेगा ये, जहाँ पे आपकी बारात गई थी, जो लड़की वाले हैं उस सिटी में, उस इलाके का जो यूनियन कौंसिल दफ्तर है वहाँ से बनेगा एमआरसी, कंप्यूटराइज निकाहनामा। ठीक है। और आपका एफआरसी बाय मैरिज, जो पहले वाला एफआरसी था वो बाय बर्थ था, उसमें बहन भाई और माँ बाप आएंगे। ये वाला जो एफआरसी है ये होगा बाय मैरिज, इसमें मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। एफआरसी दो होते हैं, एफआरसी बाय बर्थ, एफआरसी बाय मैरिज। एक होगा आपका एमआरसी, कंप्यूटराइज निकाहनामा। बच्चे हैं छोटे, आपके बच्चे भी साथ जा रहे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चों का बे फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का प्रूफ चाहिए, बिज़नेस का कोई ना कोई लाइसेंस होगा, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होगी, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगी। बाज़ औक़ात लोग अपने बिज़नेस को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर लगवा सकते हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप अगर बनवा लें यूएस के लिए तो वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगा दें, बिज़नेस के 2 साल के टैक्स रिटर्न्स लगाएं, आप बिज़नेस का प्रूफ लगाएं, लेटर हेड की कॉपी, विजिटिंग कार्ड लगाएं। अगर आप बिज़नेस नहीं करते, कोई जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएं। जिस कंपनी में काम करते हैं उनके लेटर हेड के ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखा होगा आप कौन हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है और कब से हमारे पास काम कर रहे हैं। एनओसी लेटर चाहिए कंपनी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ है उसमें वो कंपनी बताएगी कि ये बंदा छुट्टी पे जाना चाहता है और हमें कोई एतराज़ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लेटर और एनओसी और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स जो है वो चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये तमाम चीज़ें उनके लेटर हेड पे चाहिए। और आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी चाहिए। आपने 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी है। बैंक में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अबव मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। बिज़नेस की स्टेटमेंट लगा सकते हो, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। अब कंसल्टेंट का क्या काम है, लाइक अगर आप हमारी सर्विसेज लेंगे तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको बना देगा। वैसे ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन अगर बना लें तो अच्छी बात है। उसमें एक वीज़ा कवर लेटर, बड़ा खूबसूरत सा आपने बहुत ही जामे किस्म का वीज़ा कवर लेटर बनाना है वीज़ा ऑफिसर के नाम पे। उसमें अपने होम टाइज, फाइनेंशियल्स, बिजनेस, इनकम और हर चीज़ आपने जो है वो बतानी है। आप क्यों जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में आपकी क्या वर्थ है, आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ है वीज़ा कवर लेटर में। और एक आपने ट्रैवल प्लान देना है, 6 to 7 डेज़ का शॉर्ट ट्रैवल प्लान देना है, आइटनरी देनी है, डे बाय डे प्लान जो है वो प्लान देना है। ये सारे काम कंसल्टेंट कर सकता है बड़े अच्छे तरीके से। एयरलाइन टिकट की डमी रिजर्वेशन लगानी है, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। होटल की 6 to 7 डेज़ की पोस्ट पेड रिजर्वेशन लगा दें आप। booking.com से बना लें, agoda.com से बना लें, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी अपॉइंटमेंट कब आएगी, आपका इंटरव्यू कब होगा, तो एग्जैक्ट डेट्स का पता नहीं होता। तो एयरलाइन टिकट की डमी रिजर्वेशन लगाएं, होटल की पोस्ट पेड बुकिंग लगाएं, कवर लेटर, आइटनरी, ट्रैवल शेड्यूल लगाएं और बाकी ये तमाम चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाएं, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाएं और येलो फीवर सर्टिफिकेट भी आपने लगाना है। ये ऑप्शनल है, लेकिन लगा देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपका बिज़नेस सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है एज अ प्राइवेट लिमिटेड तो उसकी सर्टिफिकेशन लगाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, उसकी सर्टिफिकेशन लगाएं। अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है कि उसका अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है, जैसे मेडिकल स्टोर्स वालों को ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है, फूड वालों को फूड अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है, तो आपने बिज़नेस का प्रूफ देना है, आपने अपनी इनकम का प्रूफ देना है। जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है। इंटरव्यू वाले दिन आपने अपीयर होना है। नॉर्मल लाइफ में जो ड्रेस पहनते हैं वही पहनना है, शलवार कमीज़ पहनते हैं तो वही पहनना है, पैंट शर्ट पहनते हैं तो वही पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उर्दू ज़बान में इंटरव्यू देना चाहते हैं उर्दू ज़बान में दें, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी में दें।
वो आपसे पूछेंगे आप कब जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं, और आपके पास होटल बुकिंग है, होटल का नाम बताएं, और ये सारी चीज़ DS-160 फॉर्म में जो कुछ लिखा है ना उसको याद करके जाना है। ये 20 सवाल ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी है शुरू से आखिर तक, तो इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको सर्विसेज दूंगा US वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। याद रखें आखिरी बात, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको वीज़ा ना दे सकता है और ना ही वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करवा सकता है। वीज़ा मिलेगा आपको आपकी प्रोफाइल पे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन है, तो वो आपको वीज़ा देगा। अगर वो आपसे मुतमईन नहीं है तो वो आपको वीज़ा नहीं देगा, बल्कि आपको रिफ्यूज़ल देगा। इसमें एजेंट का कोई किरदार नहीं है। डन बेस की तरफ आपने नहीं जाना, और कोई भी एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, इवन अगर मैं भी हूँ तो मैं आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता। कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी एजेंट हो, वो सिर्फ आपके लिए प्रोसेसिंग कर सकता है, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है, फ़ाइल बना सकता है। वीज़ा मिलेगा तो आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा। इसमें एजेंट का कोई कमाल नहीं है। सिर्फ उसकी ईमानदारी ये है कि उसने बड़े अच्छे अंदाज में, ईमानदारी से, खूबसूरती से फॉर्म को फिलअप किया, आपको शामिल हाल रखा, आपसे पूछा, डॉक्यूमेंट्स बना के आपको दिखाए। बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट को दिखाते ही नहीं हैं, तो ये गलत है। हम अपने क्लाइंट्स को हर चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं और उनसे पूछते हैं। उनकी कंसेंट के बाद, उनकी रजामंदी के बाद, जब वो मुतमईन हो जाते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को फाइनलाइज़ करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पेपर कैसे तैयार हुआ है। तो ये हर एजेंट की, हर कंसल्टेंट की अपनी एक जो है वो आप कह लीजिए कि स्पेशलिटी है। और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम अपने क्लाइंट के साथ कोई भी चीज़ नहीं छुपाते, हम हर चीज़ क्लाइंट को बता देते हैं। और ताकि उनकी कंसेंट के बाद, ताकि वो अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको कभी इस चीज़ का जो है वो शिकवा ना करे कि सर आपने मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई थी। तो ये चीज़ जो है आप अपने कंसल्टेंट से पहले पूछ लें, कि कोई भी एजेंट हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, कि सर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने पहले मुझे दिखाने हैं, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं ओके करूंगा, तो फिर आपने उसको फाइनलाइज़ करना है। हमारे काम करने का तरीका यही है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हों, ऑनलाइन आपको ये सर्विस मिल जाएगी। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका हो जाएगा। चालान आपने बैंक में खुद जमा करवाना है, ईमेल आईडी भी आपका होगा, कॉन्टैक्ट भी आपका होगा। इमिग्रेशन डायरेक्ट आपसे रुजू करेगी, आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी, आपके साथ सारी मामलात होंगे। हम सिर्फ आपके लिए एज एन असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, हम आपको जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। मैंने इस पर बड़ी कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको बता दी जाए। फैमिली के हवाले से बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सारे बता दिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहीं नहीं करना, DS-160 के बारे में बता दिया, DS-160 फॉर्म को अपडेट कैसे करना है, चालान कैसे निकालना है, सब कुछ बता दिया है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, और अब आपको कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी ट्रैवल एजेंट जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, क्योंकि हर चीज़ हमने आपके सामने खोल के बयान कर दी है। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को जानते हैं तो पहले उससे आप मशवरा करें, उससे सर्विसेज लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो मुझसे रब्ता कर लें। 0305-405-1144, 0305-405-1144। अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।